Welcome back students, I am your business studies teacher Munira Farooq. Today we are going to discuss a very most important topic. क्या है वो टॉपिक? हमने बताया था कि कंपनी का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें 4 स्टेप्स होते हैं. नंबर 1 क्या था? हमने पढ़ा था प्रमोशन. नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन स्टेज. नंबर 3 कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड नंबर 4 कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी की फॉर्मेशन के टाइम पे रजिस्ट्रार के पास जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनाकर डिपॉजिट किए जाते हैं वो कौन से होते हैं. उनमें हम 3 डॉक्यूमेंट्स देखेंगे. नंबर 1 है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नंबर 2 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड नंबर 3 इज प्रोस्पेक्टस. नाउ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज यू कैन से that it is the constitution of company. Just like India has its own constitution and all the laws revolve around us. जितने भी laws हैं बने हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में है कि डूज एंड डोंट्स, क्या एथिक है क्या अनएथिक है, क्या करना चाहिए एक सिटीजन को क्या नहीं करना चाहिए. सिमिलरली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंपनी. Here you can say a memorandum of association is the principal document of company. अब प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है. जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी ने मेंशन कर दिया है, जितनी कैपिटल, जितना उसको बिज़नेस करना है, किस टाइप का बिज़नेस करना है, किस टाइम तक करना है, कहाँ तक वो बिज़नेस एक्सपेंड कर सकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें मेंशन होती हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ company. It is considered as the charter of the company. It works as a charter of the company, यानी कि it is the most important document. That's why it is called charter of the company. It contains the powers and objectives of the company. कंपनी को क्या क्या पावर्स हैं, क्या वो अपने एक लिमिट में रहकर कंपनी रेगुलेट कर सकती है अपने आप को, और क्या कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये सारा मेंशन जो होता है वो किस में रिटन होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी. कंपनी का स्कोप ऑफ ऑपरेशन मतलब सपोज एट प्रेजेंट कंपनी वर्क कर रही, कंपनी की कैपिटल सब्सक्रिप्शन है 1 करोड़. मे बी इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर कंपनी एक्सपेंड कर सकती है और उसके मेंबर्स बढ़ सकते हैं या फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन बढ़ सकता है. तो उसमें जो स्कोप है आने वाले टाइम में अगर वो डेवलप कर सकती है तो वो सारे के सारे स्कोप ऑफ ऑपरेशन जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होते हैं? कंटेन होते हैं और उसको शो किया जाता है. इट कैन बी ऑल्टर्ड. नाउ हियर यू कैन से कि इसमें एक ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपने एक बार जो लिख दिया उसी के नाम से कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें चेंजेस नहीं आ सकते, उसको ऑल्टर किया जा सकता है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्ट्रेशन हम उसमें कर सकते हैं. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड. बट ऑल्ट्रेशन करने के बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का नाम होता है ऑल्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. सपोज़ अगर हम देखें कि एक कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंज नहीं आया है, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं आया है, तो उसको हम क्या अज्यूम करेंगे कि वो ओरिजिनली फ्रेम है, यानी कि उसमें अभी तक कोई चेंजेस नहीं आए हैं. लेकिन एक बार हमने उसमें अगर चेंजेस कर लिए, और वो चेंजेस भी तभी हो सकते हैं अगर हमारे जो कंपनीज़ एक्ट 1956 या कंपनीज़ एक्ट 2013 में जो मेंशन है, जो चेंजेबल है, जो ऑल्ट्रेशन किए जा सकते हैं, वही ऑल्ट्रेशन उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम करा सकते हैं. और उसका एक प्रोविज़न होता है. अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इसके कंटेंट्स क्या होते हैं, इस पूरे डॉक्यूमेंट के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, कौन कौन से इसके क्लॉजेस होते हैं और वो क्लॉजेस कैसे कैसे चेंज हो सकते हैं. उसका सॉल्यूशन उस एक्ट में गिवन है जो 1956 में बना था, कंपनीज एक्ट, और एक 2013 में बना है. इन दोनों के अकॉर्डिंग ही ऑल्ट्रेशन होंगे, अदरवाइज इसके बियॉन्ड जाकर कोई ऑल्ट्रेशन नहीं हो सकता मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स सच एज क्रेडिटर्स, सप्लायर्स. अगर कोई सप्लायर हमारी कंपनी में अपना सेल प्रमोट करना चाह रहा है या कुछ
रॉ मटेरियल सेल करना चाह रहा है तो वो अगर डीलिंग करेगा हमारी कंपनी से तो सबसे पहले उसको ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि उसने उस कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ लिया है। ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी ने सपोज़ कंपनी कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जो वो सप्लायर उसको कुछ और सेल कर रहा है और कंपनी कुछ और प्रोडक्ट बना रही है, तो अगर आपने वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं पढ़ा है और उसके जानकारी के बिना ही आपने टाई अप कर लिया उस कंपनी से, और कंपनी को गवर्नमेंट को अगर ये लगता है कोई इन्वेस्टिगेशन ऐसी होती है कि जिसमें वो प्रोडक्ट जिस तरह से रजिस्ट्रेशन के टाइम पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के टाइम पर जो हमने रजिस्टर कराया था प्रोडक्ट फॉर्मेशन, लेकिन हम अब देख रहे हैं कि वो कुछ और प्रोडक्ट बना रही है, उसको तो अलाउ है ही नहीं लीगली वो प्रोडक्ट बनाना, तो वहाँ पर कौन लायबल होगा, यानी कि कौन उस चीज़ को फेस करेगा, उस प्रॉब्लम को कंपनी तो करेगी एज वेल एज जो सप्लायर्स हैं वो भी करेंगे, क्योंकि कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या कंपनीज एक्ट या जो भी इस चीज़ को गवर्न करते हैं उनको वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप किसी कंपनी से टाई अप कर रहे हैं, किसी कंपनी को अपना सेल कर रहे हैं कोई भी सामान, कोई भी गुड्स या रॉ मटेरियल, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपने वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अच्छे से पढ़ा होगा, उसके बाद ही आप टाई अप कर सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये उनकी मिस्टेक होती है एंड दे हैव टू पे फॉर इट। टू नो द लिमिटेशन एंड स्कोप ऑफ द कंपनी डीलिंग्स, और क्यों पढ़ना पड़ता है ये MOA, ताकि कंपनी की लिमिटेशंस का पता चल सके और कंपनी की स्कोप का पता चल सके। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट, यानी कि ये डॉक्ट्राइन कंसिडर किया गया आउटडोर मैनेजमेंट का, जिस तरह से एक कंपनी सिर्फ अपने आप में ही रेगुलेट नहीं हो रही है, वो आउटसाइडर्स से भी कांटेक्ट करती है। तो ये आउटसाइडर्स जो होते हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या करते हैं, उनको ये राइट होता है कि वो कंपनी से डील करने से पहले उनका MOA अच्छे से पढ़ सकें। नाउ यू कैन से द कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें कितने कंटेंट्स होते हैं, कितने क्लॉज होते हैं, ये हम 6 क्लॉज होते हैं इसमें, जिसमें बेसिकली 3 हम आज डिस्कस करेंगे, 3 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्लॉज है इसमें नेम क्लॉज। नाउ व्हाट इज़ नेम क्लॉज? दिस क्लॉज कंटेन द कंप्लीट नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो भी नेम होगा वो उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा, और उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि अगर आप कंपनी का कोई भी नाम रख रहे हैं, द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड in case of public limited company and with the word private limited in case of private limited company। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो यानी कि उसमें पब्लिक के आगे लिमिटेड लिखा हुआ होना, मेंशन हुआ होना कंपल्सरी है, और अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आपकी प्राइवेट कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। नेम शुड नॉट बी सिमिलर और आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एनी अदर कंपनी। किसी भी कंपनी का एक कंपनी से नेम बिल्कुल सिमिलर नहीं हो सकता, अदरवाइज योर ऑल डॉक्यूमेंट्स विल गेट रिजेक्टेड एंड योर रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी completed। द नेम शुड नॉट कंटेन द वर्ड कोऑपरेटिव। किसी भी कंपनी में अगर आपने कोई कंपनी खोली और आपने उसके आगे कोऑपरेटिव लगाया है तो इट कैन नॉट बी कंसीडर एज कंपनी एंड योर रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल इमीडिएटली, राइट। नाउ नेक्स्ट, the name should not contain the word cooperative। the name should not convey any connection or link of the company with the government department। कंपनी का नेम ऐसा नहीं होना चाहिए, ना गवर्नमेंट उसके आगे लिखा होना चाहिए, ना कोई उस कंपनी का लिंक होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उसकी डीलिंग नहीं होनी चाहिए। अब हमने बताया था शुरू में कि जो MOA है इसमें ऑल्ट्रेशन हो सकते हैं। सिमिलरली अब जब हम क्लॉजेस पढ़ रहे हैं तो ये क्लॉजेस यानी कि आप नाम चेंज कर सकते हो, लेकिन अ कंपनी कैन चेंज इट्स नेम बाय पासिंग एन एप्लीकेशन एंड बाय ऑब्टेनिंग रिटन अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपने एक रिटन एप्लीकेशन दी है, पासिंग किसी भी तरह का आप नाम चेंज अगर करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा, और उसको क्या होता है वो अप्रूवल होता है, वो अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तभी आपका जो नेम है वो चेंज हो सकता है, अदरवाइज उस कंपनी का नेम ऑल्टर नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा जो क्लॉज है सिचुएशन और डोमिसाइल क्लॉज। डोमिसाइल रिलेट करता है किसी पर्टिकुलर स्टेट, यानी कि आप कहाँ रहते हैं वो डोमिसाइल आपका शो करता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। दिस क्लॉज कंटेन द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। जिस कंपनी में, जिस स्टेट में उस कंपनी का ऑफिस सिचुएटेड है, जो जहाँ पर रिसाइड करता है वो ऑफिस, तो उसका नाम मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी बिकॉज कंपनी गेट्स द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम दैट स्टेट ओनली।
अगर आपने दिल्ली में, यूपी में, उत्तराखंड में, किसी भी स्टेट में वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन ऑफिस आपने अगर बनाया है तो आपको उसी स्टेट का ही क्या मिलेगा, परमिशन मिलेगा कंपनी को स्टार्ट करने का, या रजिस्ट्रेशन ऑफिस जहाँ भी आपने रजिस्टर किया है वो उसी स्टेट का आपको नाम मेंशन ज़रूर करना पड़ता है। द रजिस्टर्ड ऑफिस इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी आर केप्ट। ज़रूरी नहीं है अगर आपकी एक कंपनी सपोज़ किसी एक स्टेट में है लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो मेन ऑफिस आपका दिल्ली में है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको उसको नेम मेंशन करना पड़ेगा कि किस स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं कंपनी के वो कहाँ होते हैं, उसी स्टेट में होते हैं जहाँ आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है। नेक्स्ट, अ कंपनी मस्ट हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस व्हेन इट स्टार्ट इट्स बिजनेस एक्टिविटीज़ और विद इन 30 days ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन। कंपनी को जब से रजिस्ट्रेशन हुआ है तब से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर जिस भी स्टेट में आपने रजिस्ट्रेशन कराया है वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, ऑफिस अपना स्टार्ट करना पड़ता है। अब देखिए इसमें ऑल्ट्रेशन कैसे होता है, by passing a special resolution and by obtaining sanction of the registrars of both the states if the company is to be shifted from one state to another। जिस स्टेट में आपकी कंपनी है और जिस स्टेट में आप अपनी कंपनी शिफ्ट करना चाह रहे हैं उन दोनों के रजिस्ट्रार के कंसेंट यानी कि उनका परमिशन आपको चाहिए होता है एक स्पेशल डॉक्यूमेंट पर, तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी का डोमिसाइल या सिचुएशन जो है उसकी जो लोकेशन है वो आप चेंज कर सकते हैं। by passing a special resolution only if the offices is to be shifted from one town to another town in the same state। अगर एक टाउन से दूसरे टाउन में आप अपना ऑफिस शिफ्ट करें तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन जो रजिस्ट्रार इशू करता है कंपनी के नाम पर। बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इफ ऑफिस इज टू बी शिफ्टेड फ्रॉम वन लोकेलिटी, अगर आप इवन एक ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह दूसरी लोकेलिटी में अपना शिफ्ट कर रहे हैं ऑफिस, तब भी आपको एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है जो नॉर्मली बेसिकली ईजी होता है। अगर आप किसी स्टेट में चेंज करोगे तो उसका फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। तो आज हमने ये 2 क्लॉज डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अदर रिमेनिंग 4 क्लॉजेस। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।